हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लक्ष्य एकेडमी। सो आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 7 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द लाइन बाय लाइन सीरीज। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, इससे क्या लगता है? आओ, ये क्या होता है, एक बार ये बढ़ते हैं। A molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहना चाहता है कि जो मोलर मास हमारा जो आया है वो या तो कम है या फिर ज़्यादा है जो एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू है। मतलब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब जो हमारी एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई है ना, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए था, जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए था, या तो उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ठीक है, उसी का नॉर्मल मोलर मास क्या है, इसका रीज़न क्या है, मतलब मोलर मास में ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या लग रहा है? ठीक है, इसका रीज़न है यहाँ पर, ये इसका रीज़न दे रखा है। क्या कह रहा है कि दिस ऑकर्स बिकॉज द सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोशिएट इन सॉल्यूशन। मतलब जो हमारा सॉल्यूट है ना, जब हम उसको सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, जैसे KCl को डाल दिया हमने, तो ये क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया ना आयन में, कैटायन और एनायन जो हमारा। ठीक है, कैटायन एनायन में डिसोशिएट हो गया, तो इसमें जो है इसके मोल्स बढ़ जा रहे हैं, तो इसी का इफेक्ट पड़ जाता है इस पर। Hence observed molar mass becomes higher और lower than the expected। जो हमारा expected है उससे या ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। या फिर जैसे इथेनॉइक एसिड ले लिया हमने, इथेनॉइक एसिड वो सॉल्यूशन के अंदर जाके क्या करते हैं कि वो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, दो अलग अलग इथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल। तो क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, तो इसकी वजह से भी मोलर मास पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कैसे क्या पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर यही चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि कॉजेज़ क्या क्या है अब नॉर्मल मोलर मास के। तो सबसे पहला कॉज है एसोसिएशन, दूसरा मैंने बताया डिसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। जो अब हम एसिटिक एसिड लेते हैं ना, एसिटिक एसिड क्या करता है, वो दोनों जो है वो मतलब दो मॉलिक्यूल डालेंगे ना, तो वो सॉल्यूशन बेंजीन सॉल्यूशन में जाके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देगा। मतलब दो अगर हम एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है बाहर, उनको हम साथ में सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इफेक्ट में क्या लिखा है, टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। मतलब हम जो दो मॉलिक्यूल ले रहे हो वो कंबाइन कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसमें क्या रिजल्ट क्या हो रहा है इसकी वजह से, एसोसिएशन की वजह से ऑब्जर्व्ड मोलर मास बिकम्स हायर देन नॉर्मल। जो हमारा ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो आएगा ना वो हायर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है मोलर मास, क्योंकि पहले जो सिंगल मॉलिक्यूल था सॉल्यूशन के बाहर उसका मास कम था। अब यही सिंगल मॉलिक्यूल जो है, दो मॉलिक्यूल अंदर जाके सॉल्यूशन में क्या बन जा रहे हैं, एसोसिएट कर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो नेट एक मॉलिक्यूल का वेट है वो बढ़ जा रहा है, तो जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, डिसोशिएट में क्या हो जाएगा, NaCl इन वाटर ले लिया हमने, NaCl इन वाटर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो NaCl है बाहर मैंने बताया अंदर आयनाइजेशन हो जाएगा, Na+ और Cl- में हो जाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल जो बाहर था वो अंदर दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया ना, अलग अलग, एक आयन एक कैटायन एनायन में। ठीक है, तो वही का है, अ मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू टू और मोर आयंस पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, पहले NaCl का वेट ज़्यादा होगा, अब जो एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर हम देखें Na+ या Cl- का, वो तो डेफिनेटली कम हो जाएगा इसके रेफरेंस में। तो ऑब्जर्व मोलर मास बिकम लोअर देन नॉर्मल, जो नॉर्मल था उससे कम हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। ये बोर्ड्स में तो क्या ही बताऊँ, ये तो नीट जेई मतलब क्वेश्चन आना ही आना है इसका। ठीक है, ये CUET किसी भी एग्ज़ाम की बात करें आना ही आना है। तो वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर जो है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आई से करते हैं। ठीक है, आई से करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, टू अकाउंट फॉर एबनॉर्मल मोलर मास वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस अ करेक्शन फैक्टर। सॉरी, जो वेंट ऑफ क्या था, एक साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने इसी एबनॉर्मल मोलर मास को, मतलब हम देख रहे हैं कि ऐसा एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो मोलर मास जो है चेंज हो रहा है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, या फॉर्मूले में उसको कैसे निकालेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे उस चीज़ का। तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर आई इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। इन 1880 वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर आई नॉन एज द वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या कहे कि वेंट हॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था फैक्टर आई को, नोन एज द वेंट हॉफ फैक्टर, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है,
इन सबको ही मतलब सम अप करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि आई करेक्शन फैक्टर, जिससे हमें अब नॉर्मल मोलर मास पता चल जाए कि कितना डिविएट कर रहा है। अगर हमारा 80 आ रहा है ना, 80 हमारा मतलब जो भी है 80 आ रहा है हमारा वैल्यू, अगर मोलर ये जो मास है, तो अब नॉर्मल कितना बढ़ रहा है, 88 हो रहा है, तो वो आई से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आई से बता सकते हैं। अपना आई के फॉर्मूले दे रखे हैं, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए, तीनों के तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरा क्या कहता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटल जो हमने किया है बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कैलकुलेट किया है हमने, जो हमारा लग रहा था कि ये आना चाहिए था। ठीक है, अब आई का दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हुए हैं बाद में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो एसोसिएट करे हैं बिफोर यहाँ आना चाहिए आपका बिफोर, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या लिखना है, मैं बिफोर लिखना, मतलब क्या कह रहा है, मैं इसको वापस से सम अप कर देता हूँ कि आई का जो वैल्यू है यहाँ क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, पहले कितने मोल्स थे एसोसिएशन से, और बाद में इसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन अलग अलग देखेंगे इनको। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ टोटल मोल्स हैं हमारे। ठीक है, और बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन जो हुआ है उससे पहले कितने थे। लाइक अगर एसोसिएशन, वही हम इसका एग्जांपल देख लेंगे, कौन से वाला एग्जांपल, एसिटिक एसिड वाला। पहले हमारे कितने मोल थे, पहले हमारे लेट्स सपोज कि पहले बिफोर हमारे दो ये एसिटिक एसिड के मोल थे, है ना, दो एसिटिक एसिड के थे, बाद में वो दोनों क्या करके एक साथ चिपक गए, तो उसकी वजह से कितना बचा, टोटल एक मोल बचा। ठीक है, ऐसे मान लो। और डिसोसिएशन वाले में क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएट हो गया हमारा NaCl, बाद में कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गए टोटल, Na+ का एक, है ना, और एक और एक Cl- का एक। ठीक है, Cl- का एक, तो टोटल कितना हो गया बाद में 2 मोल हो गए। और पहले कितना था, पहले था NaCl की वजह से डिसोसिएशन में, मतलब बिफोर डिसोसिएशन पहले कितना था, NaCl की वजह से, तो एक ही मोल लिया था हमने, तो उसी के में है। ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। और ये क्या है, जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास है ये, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया है, इसको एक्सपेरिमेंटल बोलो या ऑब्जर्व बोलो। ठीक है, और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ जो हमने ये इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, जो कैलकुलेटेड का क्या मतलब है, और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव या जो एक्सपेरिमेंटल है इसका क्या रिलेशन है, वही बता रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ऑब्टेन्ड बाय एज्यूमिंग दैट द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज नेदर एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड। हमने कैलकुलेट वाले में माना है कि आइडियल मान लिया, उसको आइडियल मान लिया कि ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहा है। मतलब अगर अगर पहले भी हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो सॉल्यूशन के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल ही रहे, ना ये एसोसिएट करे एक साथ चिपके, ना इनका डिसोसिएशन हुआ है, मतलब फर्दर पार्ट बने ऐसा कुछ। ठीक है, पहले भी 2 मोल था, बाद में भी 2 मोल हो गया, तो उसी को हमने कहा है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल माना है इसको। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, चेंज आ जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करें, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर का इंटरप्रिटेशन हम देख रहे हैं। अब कोई कंडीशन देखते हैं जिसमें एसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन भी, जो आइडियल कंडीशन है हमारा। आइडियल कंडीशन कौन सा है, ये कैलकुलेटेड वाला है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें आई की वैल्यू जो होगी ना इक्वल टू 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू इक्वल टू 1 की होगी है, चलो मैं लॉजिकली भी बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल मोलर मास है, जो नॉर्मल है एबनॉर्मल, दोनों सेम ही है, क्योंकि ना इसमें डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन। तो अगर ये भी 2 था और ये भी लेट्स सपोज 2 था, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 आ गया, तो इक्वल टू 1 ही आएगा हर एक केस में। आप नीचे भी ऐसा देख सकते हो, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन दोनों सेम होंगे, है ना, मतलब एसोसिएट नहीं कर रहे तो सेम ही रहेंगे मोल्स, है ना। अब एसोसिएट वाले का क्या कह रहे हैं, एसोसिएशन वाले में क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा मोलर मास बढ़ जाएगा। एसोसिएशन में क्या हो जा रहा है, हाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। एसोसिएशन वाले में क्या हो रहा है हमारा, ये देखो, एसोसिएशन में यहाँ पर भी हमने बोला, एसोसिएशन में क्या हो रहा है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास बिकम हायर। ठीक है, बढ़ रहा है हमारा मोलर मास, मतलब
जो हमारा एबनॉर्मल वाला है ना, एबनॉर्मल वाला है उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी कम होगी। अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 0.5 के आसपास। तो 0.5 कितना होता है, 1 से कम होता है ना, 1 बड़ा होता है 0.5 से। तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है छोटी है, आई की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। वही चीज़ यहाँ पर बता रखी है कि आई की वैल्यू जो है 1 से छोटी है। और डिसोशिएट वाले में भी ऐसा हो जा रहा है, इसमें जो है लोअर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास आया ना वो कैसा है, कम आएगा। मतलब ये रहा फॉर्मूले में भी दिखा, मैं हर एक चीज़ आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूँ कैसे इसका एप्लीकेशन है, बिल्कुल लॉजिकली समझ आ जाएगा। ये कह रहा है अगर आपका पहले 2 था और बाद में आपका 1 जो है मोलर मास बचा है, तो ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये मतलब आई की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है ना, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पर भी वही बता रखा है, ठीक है, बस इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वियस केसीएल सॉल्यूशन इज क्लोज टू 2, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू क्यों ऐसे 2 के बराबर होगी, क्योंकि परफेक्ट हम इसको मानते हैं ना, एक्वियस सॉल्यूशन में परफेक्ट डिसोसिएशन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे एंड में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या वैल्यू होगी। ये केसीएल जो है ना हमारा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, के प्लस सी एल माइनस, तो एक इसका बना एक इसका बना, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा A1 + 1, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। वाइल द इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन इज नियरली 0.5, क्योंकि अगर हम एक एक मॉलिक्यूल लेंगे ना इथेनॉइक एसिड का, ये एक इथेनॉइक एसिड, ये एक इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूल ले लिया, बाद में एसोसिएट कर जाएंगे तो कितना मॉलिक्यूल बचेगा, सिर्फ मतलब 0.5 हो जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है, एक एक जोड़ेगा तो 0.5, ये बस ऐसा है, आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम एक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, मतलब एक की वजह से 0.5 हो जा रहा है। अच्छा, अब क्या है, अब हमें यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस बता रखे हैं, मतलब हमने बताया ना करेक्शन फैक्टर हम लाए हैं, करेक्शन फैक्टर आई, तो उसको हमने ये हमारे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें इंडल्ज कर दिया है। तो ये जो अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा था, ये हमें फार्मूला पता ही है, ऐसा ही था, इसमें सिर्फ आई यहाँ पर लगा दिए। और जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था उसमें हमने आई के बी एम कर दिया, पहले एक ऐसा था डेल्टा टी बी इंटू के बी एम था, यहाँ पर हमने आई का करेक्शन फैक्टर ला दिया, ठीक है, जिससे हमारा वो एबनॉर्मल मोलर मास का पता चल जाए। इसमें भी सेम ऐसा क्या, इसमें भी है। और यहाँ पर के बी क्या है, के बी क्या हो गया हमारा एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है, बस वही सब है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारा ये क्लियर है। अब हम चलो एनसीईआरटी की तरफ देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है, अब नॉर्मल मोलर मास का डिस्कशन कर रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं, वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोशिएट इनटू कैटायंस एंड एनायंस, वी नो दैट। फॉर एग्जांपल, if we dissolve 1 mole of KCl in water, we expect 1 mole each of K plus and Cl minus ion to be released in the solution। हाँ, जब हम KCl को मैंने आपको बताया पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, K plus and Cl minus का एक एक मोल बन जाएगा, एक एक, पहले एक इसका था अब इसका है, तो टोटल मोल्स बाद में कितने हो गए इसके, 2 मोल्स, इनिशियली कितने थे, 1 मोल था टोटल सॉल्यूशन में, वही चीज़ बताया। इफ़ वी इग्नोर द इंटर आयनिक इंटरेक्शन, 1 मोल ऑफ KCl in 1 kg of water would now be expected to increase the boiling point by 1.04 Kelvin। हाँ, अगर 0.52 था तो उसको हमने आई से कर दिया तो ये आ गया कितना, 1.04 Kelvin। Now if we didn't know about the degree of dissociation, we could let to conclude the mass of 2 mole of particle is 7.45 gram and the mass of 1 mole of KCl would be 37.25 gram। हाँ, ठीक है। दिस ब्रिंग्स इनटू लाइट द रूल दैट देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनटू आयंस। तो यहाँ पर वो सिंपल हमें एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्यों हमें इसका रेफरेंस लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ 2 मोल ऑफ पार्टिकल मान के चले तो फिर 74.5 ग्राम हो जाएगा, बट एंड द मास ऑफ 1 मोल, अगर हम 1 मोल ऑफ KCl का देखें तो 37.25 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बताया। अब नीचे क्या बताया कि व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनटू आयंस द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। वही कहा है कि जब भी हमारा डिसोसिएशन हो रहा है ना तो उसमें क्या हो जाएगा, मोलर मास जो है हमारा, जो हमारा कौन सा है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है हमारा, वो हमेशा कम होगा कौन से, ट्रू वाले से, जो हमारा कैलकुलेटेड वाले से हमेशा कम होगा, जो कि हमने डिस्कस किया, वही चीज़ है। कौन से वाली, यहाँ पर ये क्या हो रहा है क्या नहीं, ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है।
ऑब्जर्व मोलर मास बिकम लोअर देन नॉर्मल। अच्छा, अब क्या कहा है, अब देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। ये क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन। डाइमराइज का क्या मतलब होता है, ये तो सर समझ नहीं आ रहा। डाइमराइज क्या होता है? ये होता है डाइमराइजेशन। मतलब हमने ये लिया कि क्या है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का, इथेनॉइक एसिड का है। ये क्या है, हमने दो पार्टिकल ले लिया ऐसे इथेनॉइक एसिड के, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है हमने लिया है, और फिर हमने जैसे इसको सॉल्यूशन में दूसरे पार्टिकल के साथ डाला, ये दूसरा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एसोसिएशन हो गया। इनको डाइमराइजेशन कहते हैं। डाई का क्या मतलब होता है, डाई होता है टू, मराइजेशन मतलब जुड़ना होता है, ठीक है। मर्ज कर गया तो डाइमराइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन क्या करता है, एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। दिस नॉर्मली हैपन्स इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कौन से टाइप के सॉल्वेंट में होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप के सॉल्वेंट में होगा, जिसका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, ठीक है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो हो उसमें होता है हमारा, क्लियर है। इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस टू डाइमराइजेशन, ठीक है, इज रिड्यूस ड्यू टू डाइमराइजेशन। पहले हमारे दो थे, बाद में हमारा सिर्फ एक पार्टिकल बचा है, ये देखा 2 से 1 हो गया है ना। Association of molecule is depicted as following. It can be undoubtedly stated here that if the molecule of ethanoic acid associated in benzene, then delta Tb and delta Tf will be half, or Tf will therefore be twice than expected value. क्या कह रहा है कि जो डेल्टा Tb और डेल्टा Tf भी अफेक्टेड होगा, जो हमारा डेल्टा Tb है ना, डेल्टा टीबी या टीएफ जो भी हम कह रहे हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है ना इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल कम हो जा रहे हैं। यहाँ 2 था पहले, फिर बाद में 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हमारा आई के वैल्यू कम हो रहा है तो चेंज इन जो हमारा, देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, जैसे जैसे हमारा आई का वैल्यू चेंज होगा वैसे ही हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी चेंज होगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसा रहेगा वो सब डिपेंड करता है, एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ओके ओके। अब हम क्या देखते हैं, वेंट ऑफ का फैक्टर हमने देख लिया था, डिस्कस कर लिया था कि ये 3 फार्मूले हमारे, इनको हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, ठीक है। Here abnormal molar mass is experimentally determined molar mass and calculated colligative properties are obtained that the non-volatile solute is neither dissociated। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेटेड मोलर मास या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं हम इसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान के, कि ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज लेस देन 1। यूनिटी का क्या मतलब होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1। आई जो होता है ना, आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किसके केस में, किससे, 1 से छोटा हो जाएगा, किसमें, एसोसिएशन के केस में, ये रहा। आई जो है एसोसिएशन के केस में 1 से छोटा हो गया, और डिसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी बता रखी है कि आई इज लेस देन यूनिटी वाइल फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वियस केसीएल कितना हो जाएगा, इज क्लोज टू 2 वाइल फॉर इथेनॉइक एसिड इट इज़ नियरली 0.5, ये हमने बता ही दिया था, ठीक है। और अब अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन देख रहे हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर से। हमने ये बता दिया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का कितना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का इतना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कितना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। एम क्या है यहाँ पर, एम मोलैलिटी है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई से रिप्रेजेंट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, आई एन टू आर टी बाई वी। वी के यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा लीटर्स में, ओके। आर जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, टी जो होता है हमारा टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। एन टू जो हमारा मोल्स हो जाता है, मोल्स ऑफ किसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। अब यहाँ पर ना कुछ बता रखा है स्टेबल्स में ना, वेंट ऑफ फैक्टर का बता रखा है हमें कि टोटल वैल्यू कितनी होगी। आई फॉर सिविरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज केसीएल के लिए क्या हो जाएगा, नियरली 2 होता है, ठीक है। आई वैल्यू अप्रोचेस 2 एज द सॉल्यूशन बिकम्स वेरी डाइल्यूट। जब हमारा सॉल्यूशन जो है ना बहुत डाइल्यूट हो जाएगा ना, तो आई की वैल्यू कितनी, इज नियरली इक्वल्स टू द जितने हमारे पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एज एक्सपेक्टेड द वैल्यू ऑफ आई गेट्स क्लोज टू 3 फॉर K2SO4। अब जो K2SO4 डिसोशिएट करेगा तो वो कैसे करेगा, K2SO4 जब डिसोशिएट करेगा ना,
वो करेगा 2K प्लस SO4, ठीक है, SO4 2 माइनस में। तो यहाँ पर 2 पहले हमारे पास 1 मोल था, 1 मोल, बाद में हमारा 2 मोल बना इसका K प्लस का, और 1 मोल बना किसका SO4 का। तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। वही चीज़ बता रखी है। अब NaCl का बता रखा है, एकदम डाइल्यूट कर दे तो कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रखा है। KCl का भी 2 हो जाएगा, क्योंकि एक K प्लस एक Cl माइनस। MgSO4 का कितना हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो MgSO4 है, अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे तो Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस बन जाएगा। तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, टोटल कितना 2 मोल हो गया। इनिशियली कितना था, 1 मोल था। तो ये कब है, ये है एक्सट्रीम केसेस में, जब मतलब एकदम डाइल्यूट है सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसी के साथ ये कवर होता है हमारा चैप्टर। और ये 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं हमको, ठीक है, इसको फटाफट देख लेते हैं हम। 2 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड हमने लिया है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन। के का मतलब क्या है, के केल्विन है हमारा, किलोग्राम मोल इनवर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन। अगर ये डाइमर बना रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले नोटेबल चीज़ क्या है यहाँ पर, हमारी एसोसिएशन हो रही है। और हमें क्या निकालना है इसमें, परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है, ठीक है, एसिड का। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, वेट दे रखा है हमको सॉल्यूट का, हमें ये क्या दे रखा है, KF क्या होता है, बताना क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पर मास दे रखा है, किसका मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, तो ठीक है। और डेल्टा TF दे रखा है, मतलब जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आया है उसका, ठीक है। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। अब आगे क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इस वैल्यू को किसमें, ये फार्मूला लेंगे हम। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालना चाहते हैं आपसे, M2 क्या होता है, M2 हमारा बताओ क्या होगा। M2 देखो, हम सबसे पहले फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये फार्मूला हमें क्या कह रहे हैं, हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास निकाल रहे हैं, किसका, बेंजोइक एसिड का। एक्चुअली हम निकालते कैसे, हमने पढ़ा है, ये पूरा खेल ना मोलर मास का है, एबनॉर्मल और कैलकुलेटेड वाले का है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, इस वाले पोर्शन से हम निकाल रहे हैं कौन से वाला मोलर मास, यहाँ से हम निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वाला, या फिर ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व वाला हमारा 241.98 आ गया, ये रहा। अब एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज इतना। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब हमें कहा है कि क्या हो रहा है, डाइमर बन रहा है। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन जा रहा है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल बन जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज एसोसिएशन कितना हो रहा है, कितना परसेंट एसोसिएट कर रहा है। उसको हम कैसे करेंगे, एक्स हमने ना एक्स मान लिया, एक्स क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एक्स क्या है, मतलब कितना एसोसिएट कर रहा है, कितने पार्टिकल्स एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट के। और उसके बाद कह रहा है कि 1 माइनस एक्स मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेफ्ट अनएसोसिएटेड। देखो हम मान रहे हैं कि एक्स जो है ना, क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 माइनस एक्स मोल क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना बेंजोइक एसिड हमारा बाकी है एन अनएसोसिएटेड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, ठीक है। और x/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसोसिएटेड मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड को, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि हम कैसे निकालेंगे, हम क्या चीज़ निकालेंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या बाकी है। अब देखो 1 माइनस एक्स क्या हो गया हमारा, 1 माइनस एक्स तो हमारा हो गया कि कितना अनएसोसिएटेड है, इसके मोल दे रखे हैं। x-2 का मोल क्या होगा कि कितना जो है एसोसिएट कर गया है। अनएसोसिएटेड प्लस एसोसिएटेड हमें कितना दे देगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे देगा पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पे। तो वो कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर लगा देंगे, वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो अब नॉर्मल वाला हमें मोलर मास पता है, और आई का वैल्यू डालेंगे, लाइक आई का निकाल के हम बता देंगे। देखो हमारा जो नॉर्मल मोलर मास इथेनॉइक एसिड का कितना आता है, इथेनॉइक एसिड का ये सॉरी बेंजोइक एसिड का कितना आता है हमारा, ये हमारा आता है 122 ग्राम मोल इनवर्स, जो भी है मतलब ग्राम पर मोल, इतना आता है हमारा कैलकुलेटेड वाला। और जो हमारा एक्सपेरिमेंट से आ रहा है वो 241 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना आई को, तो हमारा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो आ रहा है 0.992। अब इसी को अगर हम बाय 100 कर दें ना,
तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा एग्जाम्पल है ये 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per milliliter is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.02 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट. फिर से हमें क्या निकालना है, वेंट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फटाफट देख लेते हैं. वो आ गया 0.0106 मोल, ठीक है. अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेम ये वाला ही लगाएंगे. यहाँ क्या कर दिया कि डेल्टा टी एफ को इस साइड भेज दिया और एम टू को इस साइड भेज दिया, ठीक है. इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0197 केल्विन आ जा रहा है, ठीक है. अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर, क्या चीज़ हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि हमने ये वैल्यू निकाल ली. अब सिंपली हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट के वे में लेंगे. अब बोलेंगे सर यहाँ तो पूरे बुक में कहीं भी नहीं दे रखा है ऐसा. तो ये यहाँ तो दे रखा है, कहाँ पर, ये मैंने यहाँ बता रखा है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और फ्रीजिंग जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला होता है वो क्या होता है, वो भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट बाय में कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट. तो हमारा 1.041 आ गया, ठीक है. अब एसिटिक एसिड क्या एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोशिएट ही होगा दो आयंस में, ठीक है. ये हमें पता है. एसीटेट और किस में, हाइड्रोजन आयन. ये एसीटेट है और ये हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट कर रहा है, ठीक है. तो हमने मान लिया है कि एक्स इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. हमने फिर से मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, एक्स है एसिटिक एसिड का, ठीक है. तो फिर कितना जो है अनडिसोशिएटेड फॉर्म में बचेगा, वो हमने मान लिया N1-X. N जो है वो क्या है, N है टोटल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड का टोटल मोल है ये, ठीक है. तो अब अगर x जो है वो हमारा बचा हुआ है, x इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो फिर जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, N×1-X, ओके. और NX क्या हो जाएगा, जो जो हमारा डिसोशिएट कर गया, ठीक है. इतना क्लियर है, ओके. तो इक्विलिब्रियम पे क्या है, हम ये देख रहे हैं. देखो एक बार हम इस इक्वेशन को देखते हैं फिर हमें समझ आ जाएगा. T=0 पे एकदम स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम एकदम शुरू हुआ था रिएक्शन, तब ये नहीं बने थे. हमने सॉल्यूशन में डाला एकदम 0 सेकंड में, एकदम जैसे हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला इसको, ठीक है. उसमें क्या था कि T=0 पे इसके n मोल लिए थे हमने, ये बने नहीं थे. जब इक्विलिब्रियम आ गया ना, T= इक्विलिब्रियम पे, जब टाइम इक्विलिब्रियम पे आ गया, तब हमारा अनडिसोशिएटेड फॉर्म में ये बचा है, ये डिसोशिएट नहीं हुआ है. और जो डिसोशिएट हो गया उसके H+ में कन्वर्ट हो गया है और हमारा एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो गया है. तो NX मोल इसका और NX मोल इसका. तो टोटल मोल्स कितने बाकी है अब इक्विलिब्रियम पे हमारे, N1-X प्लस में NX प्लस में NX. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा ये आ जाता है, ठीक है. और वेंट ऑफ फैक्टर्स हम इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे I=N1+X बाय में N. मतलब कितना हमारा टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल है बाय में जो हमारा इनिशियल मोल कितना था, ठीक है. ऐसे करके हम निकाल लेंगे. समझ आ गया. अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ गई 0.041, ठीक है. अब हम इंडिविजुअली सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं. n की वैल्यू हमारे पास ऐसे करके निकाल लेंगे. n=, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे कितना अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है, वो है N1-X. n की वैल्यू डालो, x की वैल्यू डालो, आ जाएगा. ऐसे करके हमारा k का वैल्यू कैसे आ जाएगा, डिसोसिएशन जो हमसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है ऐसे. डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, देखो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई हमारा रिएजेंट है x, वो कन्वर्ट हो रहा है y+z पे, तो इसका अगर हमें बोलता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो इक्विलिब्रियम पे ही, ठीक है. इक्विलिब्रियम पे ही ऐसे कांस्टेंट वगैरह निकलवाते हैं हम. तो k की वैल्यू आ जाएगी, क्या k की वैल्यू आएगी प्रोडक्ट में जो हमारा बना है y+z. ये प्लस नहीं आएगा, सॉरी रुको फिर से बता दो. k=y×z बाय में x, ठीक है.
ऐसे ऊपर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है हमारे जो बन रहा है वाई और जेड उनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एक्स। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी कर दिया, इससे हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये सब हमने 11th में पढ़ा है। तो इसी के साथ ये इस पूरे लेक्चर का एंड करते हैं, साथ में इस चैप्टर का भी एंड करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम सो मच ईगर टू हेल्प यू विद इट। थैंक यू गाइस।